गवर्नमेंट के होते हैं तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव इन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी इन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करती है। अगर मैं जुडिशरी की ओर ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ आता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज को इंटरप्रेट करके लेजिस्लेचर की इंटेंशन को समझने की कोशिश करती है कि आखिर लेजिस्लेचर ने वो लॉ क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या पर्पस या क्या ऑब्जेक्टिव है। इन्हीं सारी चीजों को समझ के जुडिशरी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो जब जुडिशरी ये इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस करती है ना, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो जुडिशरी के काम आते हैं, जिसके द्वारा जुडिशरी लेजिस्लेचर के लॉ को क्लैरिटी के साथ समझ पाती है या फिर एम्बिग्विटी को हटा देती है। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कई सारे रूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कुछ सेकेंडरी रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एयुज्डम जनरस, रिडेंडेंडो सिंगुला सिंगुलस, नॉसिटर एसोसियस। इन्हीं सारे रूल्स में से आज हम एक रूल को समझेंगे एंड दैट इज एयुज्डम जनरस। तो एयुज्डम जनरस को समझने के लिए मैंने इस टॉपिक को 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करा है। पहले सब टॉपिक में हम एयुज्डम जनरस का मतलब समझेंगे। दूसरे सब टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किन किन कंडीशंस को फुलफिल करने पर एयुज्डम जनरस का प्रिंसिपल या रूल अप्लाई किया जाता है। थर्ड में हम 3 केसेस देखेंगे, जिसके द्वारा ये समझेंगे कि आखिर जुडिशरी इस रूल को कैसे अप्लाई करती है तो क्या उसका रिजल्ट निकलता है। फिर उसके बाद फोर्थ में हम लिमिटेशंस देखेंगे इस रूल के, कि किन किन सर्कमस्टांसेस में इस रूल को अप्लाई नहीं किया जाता है। इन्हीं 4 सब टॉपिक्स को कंप्लीट करके हम कवर करेंगे द एंटायर एरिया ऑफ एयुज्डम जनरस। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग लीगल फ्लाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सब टॉपिक दैट इज एयुज्डम जनरस का मतलब क्या है। उसका मतलब देखिए, एयुज्डम जनरस एक लैटिन वर्ड है जिसको प्रोनाउंस किया जाता है एयुज्डम जनरस। लिखा हुआ आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा। इसका लिटरल मतलब है ऑफ द सेम काइंड। तो इसको कैसे डीप में समझे, देखिए, कभी कभार लेजिस्लेचर लॉ बना के उसके किसी भी प्रोविजन में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिख देती है जिनका स्पेसिफिक मतलब होता है, और उसके बाद कुछ जनरल वर्ड्स लिख देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है कि अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को काम दे नहीं पाता है, मतलब फेल हो जाता है या रिफ्यूज कर देता है या अनेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जैसे शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल्स, breakdown of machinery, accumulation of stock और natural calamity और for any other connected reason, तो इसको बेसिकली ले ऑफ कहा जाता है। देखिए, इस सेक्शन में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, राइट, जैसे कोल, पावर, accumulation of stock, रॉ मटेरियल, नेचुरल कैलामिटी, एंड देन उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन भी है, और फॉर एनी अदर कनेक्टेड रीजन। एक और सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे सोचिए लेजिस्लेचर ने लॉ के किसी प्रोविजन में गेम्स के बारे में लिखा है। तो सोचिए उन्होंने लिखा है जैसे कि चेस, कैरम्स, लूडो, कार्ड गेम्स, स्नेक एंड लैडर और एनी अदर गेम। तो यहाँ पे भी देखिए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिनका स्पेसिफिक मतलब है, और उसके बाद जनरल वर्ड्स भी है, दैट इज और एनी अदर गेम। अब सोचिए कि ऐसा ही कोई प्रोविजन कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट इन जनरल वर्ड्स को या जनरल एक्सप्रेशन को समझे कैसे, तो यहाँ काम आता है एयुज्डम जनरस का प्रिंसिपल। तो एयुज्डम जनरस प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी प्रोविजन के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हो, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, एक वर्ड कॉमा, अगला वर्ड कॉमा, थर्ड वर्ड ऐसा दिया हो, उसके बाद जनरल वर्ड्स दिए हो, तो ये जो जनरल वर्ड्स होंगे ना, जैसे कि और अदरवाइज या एनी अदर रीजन या कोई भी तरीके का जनरल वर्ड या वर्ड्स लिखे होंगे, तो आप कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो ये अपना मतलब जो है ना इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से अडॉप्ट करता है। एंड ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जो जनरल वर्ड्स है इसका जो फीचर होगा ना, ये भी इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से अडॉप्ट किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरल एक्सप्रेशन के अंदर भी कोई रीजन ही आएगा।
अगर ये गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, तो जनरल वर्ड भी गेम ही होगा। उसी तरीके से स्पेसिफिक वर्ड्स में कोई भी चीज क्यों ना आए, वही सेम चीज होगी जो जनरल वर्ड्स में भी आएगी या वर्ड में आएगी, राइट? यही तो यूज्ड इन जनरल्स का मतलब है, ऑफ द सेम काइंड। साथ ही साथ इन स्पेसिफिक वर्ड्स का जो भी कॉमन फीचर होगा, जैसे हमने 5 गेम सीखे, चेस, लूडो, कार्ड गेम, स्नेक एंड लैडर एज वेल एज कैरम्स, इन पांचों के पांचों गेम्स के अंदर क्या कॉमन फीचर है? ये पांचों के पांचों गेम्स जो है इंडोर गेम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल एक्सप्रेशन या जनरल वर्ड्स के अंदर इंडोर गेम ही आएगा, राइट? तो मतलब मैं फुटबॉल या क्रिकेट नहीं लिख सकती, अगर लिखना है तो कोई इंडोर गेम ही लिखना होगा, या जुडिशरी को इंडोर गेम ही उसके अंदर इंटरप्रेट करना होगा। ओके, तो साथ ही साथ हमें यह समझ आता है कि जब कभी भी स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हों और उसके पीछे कोई जनरल वर्ड या वर्ड्स दिए हो, तो इन दैट सिचुएशन इन जनरल वर्ड्स को रिस्ट्रिक्टिव मतलब दिया जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्यों दिया जाता है? हाँ, ये तो मैं समझती हूं कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है एंड लॉ के अंदर वर्ड्स लिखे होते एंड हर एक वर्ड का कई सारे मतलब हो सकते हैं, दैट इज इट। बट ये देखिए, लेजिस्लेचर ने अपना इंटेंशन वहां क्लियरली लिखा है। वो ये कह रहा है, देखिए मैंने स्पेसिफिक वर्ड्स लिख दिए हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि जब मैं लॉ बना रहा था तो मेरे हिसाब से ये सारे रीजंस या ये गेम्स आने चाहिए या ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी या कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे तो और भी शायद वर्ड्स जुड़ सकते हैं इसके साथ, तो इसीलिए वो जनरल टर्म उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद लिख देते हैं, ताकि जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करके इन्हीं जनरल वर्ड्स में डाल दे, राइट? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि लेजिस्लेचर खुद चाहते हैं कि जनरल वर्ड को रिस्ट्रिक्टिव मतलब दिया जाए या ऐसा मतलब दिया जाए जो कि इन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ मैच करता हो, ऐसा नेचर दिया जाए जो इन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ मैच करे, राइट? अदरवाइज लेजिस्लेचर खुद ही बोल देती ना, देखो ये रहा जनरल वर्ड, मैं बस ये लिख के छोड़ रहा हूं, बाकी जुडिशरी इंटरप्रेट कर लो। तो आई होप आपको ये फर्स्ट सब टॉपिक तो समझ आ गया, मतलब आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड सब टॉपिक की। अब सेकंड सब टॉपिक में हमें ये देखना है कि कौन कौन से कंडीशंस को फुलफिल करने पर ही इस रूल को अप्लाई किया जाता है। देखिए, इसको कहते हुए एक केस आया था 1972 में, एंड द केस नेम इज अमरचंद्र चक्रवर्ती वर्सेस कलेक्टर ऑफ एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। इस केस के अंदर कोर्ट ने पहले ये समझाया कि जो एयुजडम जनरस का प्रिंसिपल है ना, वो कब अप्लाई किया जाता है, बेसिकली जब स्पेसिफिक वर्ड्स दिए होते हैं एंड जनरल वर्ड दिया होता है, एंड यहां पर इन दोनों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी होता है, एक इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स का अपना मतलब होता है, चेस, कैरम, स्कोल, पावर, कुछ भी लिख दीजिए, अपना मतलब है, राइट? बट जनरल टर्म्स ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है वहां पर, राइट? वो जनरल वर्ड है, राइट? तो यहां पे इनके इनकम्पैटिबिलिटी को, इनके इम्बैलेंस को फिल करने में या रिकंसाइल करने में, इनके गैप को फिल करने में काम आता है द रूल ऑफ एयुजडम जनरस। एंड कोर्ट ने सेकंड बात ये कही कि 5 ऐसे कंडीशंस होते हैं, अगर ये पांचों के पांचों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तभी द रूल ऑफ एयुजडम जनरस अप्लाई किया जाता है। तो पहला कंडीशन ये है कि स्टैट्यूट के अंदर प्रोविजन में एन्यूमरेशन ऑफ वर्ड्स होंगे, स्पेसिफिक वर्ड्स मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड कॉमा, सेकंड वर्ड कॉमा, थर्ड वर्ड, ये होना चाहिए। एग्जांपल्स में भी देखा हमने। सेकंड कंडीशन ये है कि जितने वर्ड्स ये होंगे ना, ये सारे मिलके ग्रुप फॉर्म करे होंगे या ये सभी जो है एक कैटेगरी के अंदर आते होंगे। जैसे हमने गेम्स में देखा, चेस, लूडो, ये सब, ये सारे क्या है, इंडोर गेम्स है, राइट? एक क्लास, एक कैटेगरी में आते हैं, राइट? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जितने भी क्यों ना हो, चाहे 2 हो, 5 हो या 10 या 15 क्यों ना हो, बट इसके बीच में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो इस क्लास या कैटेगरी या ग्रुप को ब्रेक कर दे। जैसे सोचिए, मैंने लिखा चेस, लूडो, फुटबॉल, स्नेक एंड लैडर, क्रिकेट, देन कार्ड गेम्स। तो आप समझ रहे, फुटबॉल और क्रिकेट तो बेसिकली आउटडोर गेम्स है, तो इन पांचों वर्ड्स के बीच में अगर मैं फुटबॉल और क्रिकेट को डाल दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैटेगरी, वो ग्रुप, वो ब्रेक हो रहा है। इंडोर गेम्स के अंदर आउटडोर गेम्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना फोर्थ कंडीशन ये है, जब भी एन्यूमरेशन मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दिए होते उसके बाद जनरल टर्म दिया होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई हो। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज कि लेजिस्लेचर का कोई और तरीके का इंटेंशन जो है वहां पर जाहिर नहीं किया होना चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स दिया है, उसके बाद जनरल टर्म दिया है, उसके बाद लेजिस्लेचर ने कुछ भी नहीं बोला,
राइट अगर कोई और इंटेंशन दिया है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो अगर ये पांचों के पांचों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तभी अप्लाई होता है द रूल ऑफ एयूजडम जनरस। अब चलते हैं थर्ड सब टॉपिक की ओर। अब हमें इसमें केसेस समझना है। पहला केस है एम्परर वर्सेस रत्नसिंह। नाउ 1929 का केस। इस केस के अंदर जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व था वो है सिटी ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1888 एंड जो सेक्शन इन्वॉल्व था वो है 412A क्लॉज 6। अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है, कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल विदाउट लाइसेंस या फिर अगर कमिश्नर ने लाइसेंस दिया हो विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जाके कोई भी किसी भी प्लेस को फॉर द सेल ऑफ मिल्क कॉमा बटर और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गए, दो वर्ड दिए हैं, मिल्क दिया है, बटर दिया है एंड देन जनरल वर्ड। तो यहाँ पर होता क्या है, जो हिरजी थे बेसिकली मर्चेंट थे जो घी को सेल करने का बिजनेस करते थे। अब उनके पास लाइसेंस नहीं था तो इसीलिए उनके अगेंस्ट जाता है कंप्लेन और फिर जाता है ये मैटर कोर्ट के सामने। तो जब मैटर कोर्ट के सामने जाता है तो हिरजी ये कहते हैं देखिए मैंने तो कोई गलती नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं घी को सेल करने का बिजनेस करता हूँ, बट जो मैंने सेल करा है ना वो सेक्शन 394 अलॉन्ग विद शेड्यूल M पार्ट 2 को फॉलो करते हुए करा है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी दी गई है कि जिस क्वांटिटी तक आप विदाउट लाइसेंस सेल कर सकते हैं। मैंने तो ये फॉलो करा है। तो ये तो बात रही अलग। हमें जो समझना है फॉर द पर्पज ऑफ रूल ऑफ एयूजडम जनरस वो है सेक्शन 412। तो देखिए कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अदर मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर जो घी है वो आता है या नहीं आता। अगर आता है तो उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और बिना लाइसेंस के बेचने के कारण उनको पनिशमेंट हो सकती है। अब देखिए कोर्ट क्या करते हैं, एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट को दिखता है कि पांचों के पांचों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। तो अब कोर्ट इस रूल को अप्लाई करते हैं और हमें समझाते हैं कि देखिए प्योर घी जो है वो मिल्क से बनता है या फिर मेल्टेड बटर से भी घी बन सकता है। बट कोर्ट ने कहा मिल्क से बनने वाले और भी अलग चीजें जैसे कि बटर है, घी है, उसके साथ कर्ड भी हो सकता है या क्रीम भी हो सकता है। बट कोर्ट ने कहा कि ये जो मिल्क, बटर, क्रीम, कर्ड ये चारों ऐसी चीजें हैं जो जल्द खराब होने वाली टेंडेंसी रखते हैं। बल्कि अगर हम घी को देखें तो घी में ड्यूरेबिलिटी है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता ना, उसको ड्यूरेबिलिटी है या वो ड्यूरेबल है। तो कोर्ट ने कहा एयूजडम जनरस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी स्पेसिफिक वर्ड होगा उसी से जनरल वर्ड अपना मतलब निकालता है, राइट। तो मिल्क और बटर क्या है, एक ही कैटेगरी में आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ही है या डायरी प्रोडक्ट्स ही है, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर भी मिल्क प्रोडक्ट ही आना चाहिए, वो तो लेजिस्लेचर ने भी लिखा। और सेकेंड चीज हमने क्या सीखी थी कि जनरल वर्ड अपना कैरेक्टरिस्टिक भी इसी स्पेसिफिक वर्ड से अडॉप्ट करता है, राइट, यही सीखा था। बट क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा अगर मिल्क, बटर और घी को हम कंबाइन कर दे तो? नहीं, राइट। मिल्क, बटर, कोर्ट ने समझा ना, मिल्क और बटर क्या है, स्पीडी डीके नेचर वाले हैं, मतलब जल्द खराब होने वाली टेंडेंसी रखते हैं। बल्कि घी तो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी है उसमें। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि घी जो है सेक्शन 412 में दिए गए वर्ड दैट इज अदर मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर एंड केस है कमलेश कुमार शर्मा वर्सेस योगेश कुमार गुप्ता 1998 का केस। अब इस केस के अंदर जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व था वो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एक्ट 1980 एंड उसका सेक्शन 12 एंड 13। अब देखिए सेक्शन 12 बेसिकली टीचर्स को अपॉइंट करने के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो कहता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट जो है मैनेजमेंट करेगी उस इंस्टीट्यूशन का, एंड जो भी अपॉइंटमेंट इस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करे बिना करी हो तो उस अपॉइंटमेंट को वॉइड माना जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है कि मैनेजमेंट जो है हर एकेडमिक ईयर में जितनी भी वैकेंसीज आती है या फिर उस एकेडमिक ईयर में वैकेंसीज जो आ सकती हैं उससे रिलेटेड एक लिस्ट बनाएगा एंड डायरेक्टर को देगा। एंड थर्ड बात ये कही है कि एकेडमिक ईयर जो है 12 मंथ्स का पीरियड होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। साथ में ये भी कहा गया है कमीशन जो है जिनको ये फाइनल लिस्ट मिलती है वैकेंसी की, जैसे ही मिलती है तो वो जो है वाइड पब्लिसिटी देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज है ताकि टैलेंटेड लोग जो है उसके लिए अप्लाई करें। तो ये है सेक्शन 12। नाउ सेक्शन 13 ये कहता है कि जैसे ही कमीशन को वो लिस्ट मिल जाता है, कमीशन जल्द से जल्द जो है इंटरव्यू रखती है एंड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरिट के हिसाब से लिखती है एंड देन ये लिस्ट जाता है डायरेक्टर के पास एंड फर्दर मैनेजमेंट जो है अपॉइंटमेंट कर देती है।
बट जो सेक्शन हमें जो इंपॉर्टेंट है एयूजडम जनरस के पर्सपेक्टिव में वो है सेक्शन 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि कभी भी कोई वैकेंसी आती है ड्यू टू डेथ, कॉमा, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, तो देखिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है एंड एक जनरल टर्म भी है अदरवाइज, ठीक है। अब इस सेक्शन में ये लिखा है कि जब जो लिस्ट दिया गया है वो जब वैलिड होता है ना, जिस पीरियड में वो वैलिड होता है, उस टाइम पे अगर इस रीजन से वैकेंसी आती है तो डायरेक्टर जो है उन लिस्ट में से कैंडिडेट का नाम मैनेजमेंट को बताते हैं, मैनेजमेंट जो है अपॉइंटमेंट कर देती है। इस केस में क्या होता है कि जो यूपी की हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन है 20 अप्रैल 1992 में एडवर्टाइजमेंट देती है, कहती है कि देखिए बड़े सारे इंस्टीट्यूशन में ना प्रिंसिपल का पोस्ट वेकेंट है, तो यहाँ पे जो एपेलेंट है इस केस में कमलेश जी, वो जो है अपना एप्लीकेशन देते हैं। उस टाइम की पॉलिसी के हिसाब से टीचर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा वो ये था कि जो भी इंस्टीट्यूशन में एक कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा एज प्रिंसिपल, तो वहां पर उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसमें उन्होंने पीएचडी ली है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एपेलेंट जो है उन्होंने पीएचडी ली थी फिजिक्स में, तो फॉर्चुनेटली 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर फिजिक्स पढ़ाया जाता था। अब होता क्या है कि इंटरव्यू के बाद लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है, राइट, और लिस्ट में लिख दिया जाता है। यहाँ पर एपेलेंट का नाम जो होता है वो 5th नंबर पे होता है, उनके आगे 4 कैंडिडेट्स होते हैं और इन चारों के चारों कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट कर दिया जाता है। बट जिस भी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट किया जाता है ना, उन चारों इंस्टीट्यूशन में फिजिक्स भी पढ़ाया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ अब कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं जहां पर एपेलेंट को अपॉइंट कर दिया जाए, तो फिर एपेलेंट को अपॉइंटमेंट नहीं होती। बट देन 1993 1 जुलाई में, मतलब एक एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद एक पोस्ट वेकेंट होता है प्रिंसिपल का, एंड वो पोस्ट वेकेंट होता है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ पे जो एपेलेंट है इनको अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द डायरेक्टर बाय यूजिंग सेक्शन 13 क्लॉज 4। अब इस कॉलेज में जो पढ़ाते थे योगेश जी, वो दे देते हैं रिट पिटीशन, कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं। तो अब जब ये मैटर जो है कोर्ट के सामने जाता है तो देखिए कोर्ट क्या करते हैं। तो कोर्ट के सामने ना 2 चीजें होती हैं। पहला ये, उनको ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि 13 क्लॉज 4 में जो वर्ड्स लिखे हैं ना उसको एयूजडम जनरस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके रीड आउट किया जाए। एंड दूसरा कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये होता है कि क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। अब देखिए क्या होता है, कोर्ट कहते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ एयूजडम जनरस को अप्लाई करके 13 क्लॉज 4 को समझते हैं और समझ के ये समझाते हैं कि जो वर्ड्स लिखे हैं ना, डेथ, रेजिग्नेशन, ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं या एक क्लास या एक कैटेगरी फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज अनफोर्सीन वैकेंसी, मतलब ऐसी वैकेंसीज जिनका आने का अंदाजा हम नहीं कर सकते हैं, मतलब आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए रेजिग्नेशन, कोई भी कभी भी रिजाइन कर सकता है, तो नहीं पता होता ना इंस्टीट्यूशन को कि कब कौन रिजाइन करेगा, या फिर डेथ, दैट्स अ नेचुरल थिंग, कभी भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो जनरल वर्ड है जो इन स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तो ये जनरल वर्ड के अंदर भी कोई ऐसी वैकेंसी आएगी जो अनफोर्सीन वैकेंसी हो, राइट। तो कोर्ट ने कहा इस पर्टिकुलर केस के मैटर में 1993 में जो वैकेंसी आई थी वो रिटायरमेंट के बेसिस पे आई थी। अब रिटायरमेंट अनफोर्सीन वैकेंसी नहीं है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को पता होता है कि कब कौन रिटायर होने वाला है, तो इसीलिए रिटायरमेंट जो है जनरल वर्ड के अंदर नहीं आएगा, राइट। एंड साथ में कोर्ट ने ये समझाया कि इस पर्टिकुलर केस में जो लिस्ट बनी थी वो 1992 में बनी थी एंड 1993 में वैकेंसी आई थी एक एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद। अब जब वैकेंसी आई, पुराने लिस्ट में से कैंडिडेट को उठा के 1993 में अपॉइंट कर दिया गया बाय द डायरेक्टर यूजिंग 13 क्लॉज 4। तो कोर्ट ने कहा दिस एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड, ये एक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज विच आर ओकरिंग इन द सक्सीडिंग ईयर्स, ये भी 13 क्लॉज 4 के जनरल वर्ड में नहीं आ सकता। अब वो भी अनफोर्सीन वैकेंसी थोड़ी ना है। तो कोर्ट ने ये समझाया, देखिए भाई 1993 में किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करना फ्रॉम द लिस्ट विच वाज पब्लिश इन 1992, इसका मतलब ये हुआ कि 1993 में कोई एडवर्टाइजमेंट हुई नहीं, बल्कि सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि कमीशन को वाइड पब्लिसिटी देनी है जब वैकेंसी आती है, ताकि टैलेंटेड लोग जो है अपना एप्लीकेशन भरे और उनको भी इंटरव्यू करा जाए,
राइट तो कोर्ट ने ये कहा कि ये दोनों सर्कमस्टेंसेस 13 क्लॉज 4 में नहीं आते हैं एंड एयूजम जनरस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमें ये समझ आता है कि अदरवाइज के टर्म के अंदर अनफोर्सीन वेकेंसीज ही आ सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लीव या फिर किसी पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने खुद ज्वाइन नहीं करा, ये है अनफोर्सीन वेकेंसीज। बल्कि इस केस में जो हुआ वो 13 क्लॉज 4 में नहीं आ सकता है। एंड साथ में कोर्ट ने ये समझाया कि पूरे स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टीचर्स को प्रॉपर वे में सेलेक्ट किया जाए ताकि कोई नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म एंड किसी भी तरीके का बायस वहां पर ना हो। यही तो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का। तभी तो सेक्शन 12 में भी लिखा है ना कि अगर अपॉइंटमेंट जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जाके होती है तो वो अपॉइंटमेंट वॉइड माना जाएगा। एंड कमीशन की ड्यूटी बनती है कि कोई भी वैकेंसी आए तो वाइड पब्लिसिटी दिए जाए। तो ये दोनों तो नहीं हुआ, तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है। एंड साथ में कोर्ट ने ये भी समझाया कि अगले ईयर अगर 1993 में एडवर्टाइजमेंट नहीं हुए तो इसका मतलब जो लोग वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज होंगी और फिर वो अपना एप्लीकेशन देंगे, उन सबकी तो उम्मीद टूट गई ना। पूरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी तो खराब हो गया, वो भी तो अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए द अपॉइंटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड। एंड साथ ही साथ एयूजम जनरस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमें पूरी बात समझा भी दी। तो अब चलते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड केस है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1965 का केस। इस केस में जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व था वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड जो ऑर्डर इन्वॉल्व था वो है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। एक्ट का सेक्शन नंबर 3 जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं या बना सकते हैं, इसी पावर को यूज करके उन्होंने फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर को पास किया था। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर के दो क्लॉसेस इंपॉर्टेंट हैं, एक है क्लॉज नंबर 2 एंड एक है क्लॉज नंबर 11। देखिए जो क्लॉज नंबर 2 है वो बात करता है फ्रूट प्रोडक्ट्स की, फ्रूट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। अब क्लॉज 2 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 जो है फ्रूट प्रोडक्ट का एक कैटेगरी बताता है, कहता है स्क्वैशेस, crushes, barley water, ready to serve beverage or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp, ये सभी फ्रूट प्रोडक्ट है अंडर दिस पर्टिकुलर सब क्लॉज। साथ में क्लॉज 11 ये कहता है कि कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट या कोई फ्रूट सिरप जिसको बनाया जाता है उसके अंदर 25% जो है फ्रूट जूस होना चाहिए एज अ कंटेंट, 25% होना ही चाहिए। एंड अगर 25% नहीं है तो उस प्रोडक्ट को सिंथेटिक सिरप माना जाएगा। एंड अगर वो सिंथेटिक सिरप है तो उस बॉटल के लेबल में वो सिंथेटिक है करके लिखा होना चाहिए एंड उस पर्टिकुलर बॉटल में किसी भी तरीके से फ्रूट टर्म नहीं यूज होना चाहिए एंड फ्रूट का पिक्चर भी यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस केस में होता क्या है, जो एपेलेंट है वो बनाते हैं शरबत रूह अफ़ज़ा। हाँ हम सभी जानते हैं रूह अफ़ज़ा के बारे में, राइट। तो क्या होता है, इनके फैक्ट्री में जाते हैं मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जब ये ऑफिसर इनके फैक्ट्री में जाते हैं तो सारा इंस्पेक्शन करते हैं तो उनको समझ आता है कि इनके प्रोडक्ट के अंदर तो 25% फ्रूट जूस है ही नहीं। तो उसके बेसिस में वो ये कह देते हैं कि भाई आपने जितना मैन्युफैक्चर कर दिया, अब आज के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, स्टॉप कर दीजिए। अब ये जो मैटर है वो जाता है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के सामने बेसिकली दो क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या एयूजम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो रूह अफ़ज़ा है वो क्लॉज 2 सब क्लॉज डी सब क्लॉज 5 के अंदर एनी अदर बिवरेज कंटेनिंग फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प उसके अंदर आता है या नहीं आता है। तो पहली बात कोर्ट ने ये समझाई, जो कॉन्सेप्ट है एयूजम जनरस वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं ना वो एक डिटर्मिनेबल जीनस या एक कैटेगरी या एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये रूल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। एंड दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो टर्म्स लिखे हैं ना और एनी अदर बिवरेजेस कंटेनिंग फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प, कोर्ट ने कहा यहाँ पर लेजिस्लेचर ने अपना इंटेंशन बहुत क्लियरली लिखा है। वो लेजिस्लेचर खुद कह रहा है कि कोई भी तरीके का बिवरेज जिसमें फ्रूट जूस या फ्रूट पल्प होता है एज अ कंटेंट, तो वो बिवरेज इस पर्टिकुलर क्लॉज में आएगा एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यही तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन कितना क्लियरली लिखा है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि शरबत रूह अफ़ज़ा के अंदर फ्रूट जूस अवेलेबल है,
इसीलिए वो इस पर्टिकुलर क्लॉज में आएगा एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर रूह अफ़ज़ा को कंट्रोल कर सकता है, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है एंड जो भी ऑर्डर इस ऑफिसर ने दिया है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। तो आप समझे इस केस में हमने थोड़ा और डिफरेंट समझा कि एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल कब कोर्ट अप्लाई नहीं कर रही है और दूसरे जो जनरल टर्म्स होते हैं विदाउट अप्लाइंग एयूजडम जनरस कोर्ट उसको इंटरप्रेट कैसे कर रही है वो भी हमें समझ आ गया। तो देखिए 3 केसेस को हमने समझा और हमने ये समझ लिया कि कोर्ट आखिर किस तरीके से एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई करती है और अप्लाई करती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अब चलिए समझेंगे लास्ट सब टॉपिक एंड वो है लिमिटेशंस, मतलब किन किन सर्कमस्टांसेस में इस रूल को अप्लाई नहीं किया जाता है, क्या लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन ये है कि अगर कोर्ट पूरे स्टैट्यूट को रीड करती है या पूरे स्टैट्यूट को समझती है और उनको ये समझ आता है कि लेजिस्लेचर ने अपना इंटेंशन क्लियरली लिखा है कि जनरल वर्ड को रिस्ट्रिक्टिव मतलब नहीं देना है, तो इन दैट सिचुएशन एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इसका ही तो एग्जाम्पल हमने लास्ट केस में देखा कि जब इंटेंशन क्लियर है लेजिस्लेचर का या फिर पूरे स्टैट्यूट में या उस प्रोविजन के थ्रू ही, तब एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लेजिस्लेचर खुद चाहता है कि उसको उस जनरल वर्ड को रिस्ट्रिक्टिव मतलब ना दिया जाए, राइट। नाउ सेकेंड लिमिटेशन ये है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स एक डिस्टिंक्ट जीनस नहीं क्रिएट करते हैं, मतलब एक क्लास या कैटेगरी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। नाउ थर्ड लिमिटेशन ये है कि इस पर्टिकुलर रूल का कोई इनवर्स एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये रूल तभी अप्लाई होता है जब स्पेसिफिक वर्ड्स दिए होंगे और उसके बाद जनरल टर्म दिया होगा। इसका उल्टा या ऑपोजिट एप्लीकेशन नहीं होता है, मतलब जनरल वर्ड पहले दिया है फिर स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड फाइनल लिमिटेशन ये है कि अगर कोई भी जनरल वर्ड दिया हो प्रोविजन में, उसके आगे एक ही पर्टिकुलर वर्ड है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एयूजडम जनरस के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाता है, मतलब एक ही तो वर्ड दिया है। अब उसको समझाते हुए जो केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अली गुलशन 1955 का केस। नाउ इस केस के अंदर द बॉम्बे लैंड रिक्विजिशन एक्ट 1948 इन्वॉल्व था एंड उसका सेक्शन 6 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए इन्वॉल्व था। इस सेक्शन में ये कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्विजिशन कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को या लैंड को ले सकता है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट और एनी अदर पब्लिक पर्पस। तो आप समझिए जनरल टर्म्स लिखे हैं, उसके आगे एक ही पर्टिकुलर वर्ड है, एक वर्ड कॉमा अगला वर्ड कॉमा थर्ड वर्ड, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है पर्पस ऑफ द स्टेट। तो कोर्ट ने कहा तो यहां पर एयूजडम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज नो डिस्टिंक्ट जीनस, यहां पे कोई कैटेगरी फॉर्म या ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। बट साथ में कोर्ट ने ये समझाया कि इस केस के अंदर बेसिकली स्टेट ने रिक्विजिशन करा था ताकि फॉरेन कॉन्सुलेट को एकोमोडेट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा वो जो एक्शन है स्टेट का दैट इज वैलिड एंड दैट विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ एनी अदर पब्लिक पर्पस, बट एयूजडम जनरस यहां अप्लाई नहीं होगा। तो आप समझे इतने सारे लिमिटेशंस है इस पर्टिकुलर रूल ऑफ एयूजडम जनरस के, अगर ये चीजें आ जाएं तो फिर कोर्ट इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करती। ये 4 सब टॉपिक्स अब खत्म हुए। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंड रूल ऑफ एयूजडम जनरस पूरी तरीके से समझ आ गया होगा क्लैरिटी के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।